So, good evening, friends. In this video, we will be discussing about the clinical assessment of asthma and its management. So, a clinical assessment of asthma combines a detailed patient history and with symptoms like wheezing, cough, chest tightness, triggers. तो जब पेशेंट आएगा तो वीज आपको मिलेगा, खांसी के कंप्लेन के साथ आएगा, चेस्ट टाइटनेस हो सकता है और एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रिगर्स हो सकता है. एंड इफ़ यू आर डूइंग फिजिकल एग्जामिनेशन, सो लिसनिंग टू लंग्स, ऑस्कल्टेशंस, चेकिंग वाइटल्स एंड असेसिंग वर्क ऑफ ब्रीदिंग, है ना. तो आपको क्या क्या मिलेगा एंड अदर ऑब्जेक्टिव लंग फंक्शन टेस्ट अगर आप स्पायरोमेट्री करते तो आपको क्या मिलेगा, है ना. तो स्पायरोमेट्री में यू विल गेट ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न. एज यू नो, एस्थमा इज disease of airway, so bronchus and bronchioles, है ना. so obstructive pattern you will get and which is reversible with the use of bronchodilators. मतलब पेशेंट अगर खांसी के साथ आएगा आपके पास और आपने उसको bronchodilators लाइक साल्ब्यूटामॉल, लेवोलिन या किसी अदर bronchodilator से आप नेबुलाइज कर देते हैं तो फिर उसकी जो खांसी है या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है वो कम हो जाती है. तो सिवियरिटी इज असेस्ड बाय सिम्टम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, नाइट टाइम अवेकनिंग्स, रेस्क्यू इनहेलर यूज, physical signs like respiratory rate, oxygen saturation and use of accessory muscles. So step by step हम अगर इस पे जाते हैं तो key components of assessments are like medical history, symptoms. Patient will come with recurrent cough, wheezing, shortness of breath, chest tightness, स्पेशली एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग. तो नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग में स्पेशली क्यों? क्योंकि एयर उस टाइम पे ठंडी होती है. तो फिर बार बार उसको खांसी होगा, वीज होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, चेस्ट टाइटनेस होगा और ये नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होगा. ट्रिगर्स क्या होगा? एक्सपोजर टू एलर्जेंस. एलर्जेंस हो सकता है समटाइम्स पेशेंट को पता हो, समटाइम्स पेशेंट को नहीं पता हो, या फिर एक्सरसाइज के कारण खांसी आ सकती है विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा. कोल्ड एयर, जब भी पेशेंट ठंडी हवा में जाता है या घर से अचानक से बाहर निकल जाता है विदाउट स्वेटर इन विंटर वेदर, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है जहाँ पे अचानक से कोल्ड एयर बढ़ जाता है तो वहाँ पे भी एस्थमा के सिम्टम्स आ जाते हैं. एंड इन्फेक्शन एंड स्मोक की हिस्ट्री भी आपको लेनी है. लाइक इन जैसे दिल्ली में अभी हो रहा है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड स्मोक और पॉल्यूशन तो फिर ट्रिगर्स पेशेंट को हो रहा है. एस्थमेटिक पेशेंट्स बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं. इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो हाउ द सिम्टम्स अफेक्ट डेली लाइफ मीन्स, जैसे कि पेशेंट सो रहा है और खांसी के कारण उठ जा रहा है, और एक पेशेंट है जिसको खांसी आ रही है बट सोने के बाद वो उठ नहीं रहा है. तो जो सोने के बाद उठ नहीं रहा है वो माइल्ड टू मॉडरेट एस्थमा होगा, और जो सो नहीं पा रहा है या बार बार उठ रहा है इट विल बी अंडर द सीवियर एस्थमा कैटेगरी, है ना. एंड फिजिकल एक्टिविटी से अगर 100 मीटर दौड़ने से ही बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा. जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो यू हैव टू आस्क अबाउट द फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्थमा और एलर्जीज. तो क्या होता है कि अगर फैमिली में किसी को मदर फादर या किसी को एलर्जीज है तो देयर आर चांसेस कि आपको भी एलर्जी हो सकती है या पेशेंट को एलर्जी हो सकती है. तो अगर पेशेंट को भी एलर्जी है तो पेशेंट विल ऑल्सो गेट द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा, है ना. तो ऑन फिजिकल एग्जामिनेशंस व्हाट यू विल डू, so if you monitor the vitals, the respiratory rate will be increased, heart rate will be increased and oxygen saturation will be normal or decreased based on the symptoms, है ना. जैसे माइल्ड है तो रेस्पिरेटरी रेट उसमें नॉर्मल टू इंक्रीज मिल सकता है, सीवियर एस्मा में हार्ट रेट इंक्रीज मिल सकता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन माइल्ड टू मॉडरेट में नॉर्मल मिल सकता है, बट इन सीवियर केसेस वो लेस देन 92% होता है. तो ऑन ऑस्कल्टेशंस यू कैन गेट वीजिंग, रोंकाई, है ना, एट द एंड ऑफ द इंस्पिरेशन. एंड वर्क ऑफ ब्रीदिंग जब आप असेसमेंट करेंगे तो यू कैन असेस लाइक नेजल फ्लेयरिंग्स इज देयर, ग्रंटिंग इज देयर एंड चेस्ट रिट्रैक्शंस इज देयर. मतलब इन ड्राइंग ऑफ द मसल्स आपको मिलेगा. जनरल अपीयरेंस में द पेशेंट इज नॉट एबल टू स्पीक फुल सेंटेंस, मतलब वो एक बार सांस लेके पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाएगा, वो थोड़े थोड़े लाइन में या 2-3 वर्ड्स के बाद फिर से सांस लेगा एंड देयर विल बी एजिटेशन. सो व्हेन यू आस्क अबाउट द लंग फंक्शन टेस्ट, तो स्पायरोमेट्री में क्या होगा कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलेगा. तो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिल गया तो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न लाइक ब्रोंकस, अगर म्यूकस प्लग आ रहा है उसमें भी ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिल सकता है आपको. या फिर जैसे कि अगर पेशेंट को कैंसर है या अदर कोई फॉरेन बॉडी है, इन दैट केस ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिल सकता है. सो हाउ विल यू असेस दैट कि ये अस्थमा है कि ड्यू टू एनी अदर कॉज है. तो यू हैव टू चेक द ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी. व्हाट इज ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी? आप ब्रोंकोडायलेटर पेशेंट को देते हैं या फिर उसको नेबुलाइज करते हैं, तो आफ्टर द नेबुलाइजेशन अगर वो ठीक हो जाता है देन ऑब्वियसली इट इज़ एस्थमा,
है ना. एंड इफ़ यू डू द पीक फ्लोमेट्री, देन जो पीक फ्लो है, जो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट है, वो ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कम मिलता है. तो हाउ टू असेस द सीवियरिटी एंड रिस्पॉन्स. सो माइल्ड एस्मा में पेशेंट एक सेंटेंस बोल सकता है, आराम से सो सकता है, he can talk in sentences, can lie down, less accessory muscle use, and good oxygen saturation will be there. In case of severe asthma, there is difficulty in talking, pale and sweaty patients will be there, and due to cyanosis the lips will be blue and nails will be blue. Rapid breathing is there, and absent wheeze in case, because क्वाइट चेस्ट मिल सकता है ड्यू टू पुअर एयर फ्लो और लो ऑक्सीजन के केस में, है ना. अदर टेस्ट अगर हमको कराना है या पेशेंट को बार बार इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा सीवियर एस्मा का पेशेंट्स आ गया है, तो यू हैव टू डू एलर्जी टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स. चेस्ट एक्सरे हमको करना है टू रूल आउट द अदर कंडीशंस लाइक न्यूमोनिया और न्यूमोथोरैक्स. ऑब्वियसली अगर ब्रोंकोडायलेटर से रिवर्स हो गया तो ब्रोंकोडायलेटर से न्यूमोनिया या न्यूमोथोरैक्स या प्लूरल इफ्यूजन या एनी इन्फेक्टिव इटियोलॉजी तो रिवर्स तुरंत होगा नहीं, है ना. सो यू हैव टू डू द इन्वेस्टिगेशन लाइक चेस्ट एक्सरे, बट इट इज़ टू रूल आउट लाइक अदर conditions like pneumonia or pneumothorax. And fractional exhaled nitric oxide you can also check type 2 inflammation. So as you are aware now that the diagnosis combines these elements using objective tests to confirm the clinical suspicion raised by history and examination, guiding personalized management. So asthma management involves like personalized plan with your doctor, focusing on long-term control medicines like inhaled corticosteroids and quick relief inhalers combined with the trigger avoidance like allergens and smoke. तो पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है विंटर सीजन में या किसी एलर्जी की हिस्ट्री से, तो आपको उसको एडवाइस करना है कि एलर्जन से दूर रहे. एंड क्विक रिलीफ इनहेलर्स, या आप उसको पफ भी दे सकते हैं. एंड फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल्स यू हैव टू एडवाइज एक्सरसाइज, वेट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टू द पेशेंट. So key components of the management are asthma action plan if you are making. So you have to make a written plan with daily medications and what to do for worsening symptoms like green, yellow and red zone. So for medications के बारे में जब हम बात करें, so for long term control you have to give inhaled corticosteroids because these are the mainstays and reducing inflammation. For quick relief you have to give short action, yes, short acting bronchodilators like salbutamol, levosalbutamol, terbutaline, albuterol, like that, है ना. For any allergic reactions you have to give leukotriene modifiers, biological therapies for severe cases and oral steroids for flare-ups. So also you have to do the trigger management by identifying and avoiding personal asthma triggers like dust, mites, pollen, mold, pet, dander, smoke and स्ट्रॉन्ग ओडर्स. जैसे हम किसी भी जैसे जगह पे चले गए जहाँ पे बहुत तेज़ स्मेल हो रहा है, या बहुत ज़्यादा किसी ने परफ्यूम लगाया है, या बहुत ज़्यादा अगरबत्ती का स्मेल है, या एनी काइंड ऑफ तेज स्मेल यू कैन से, तो फिर वहाँ पे आपको मैनेजमेंट करना है. एंड व्हाट वेल कंट्रोल्ड एस्थमा लुक लाइक्स. सो लेस देन 2 days a week नीडिंग क्विक रिलीफ ऑफ मेडिसिन. एक हफ्ते में 2 बारी उसको ज़रूरत पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा खांसी आ रही, नो नाइट टाइम अवेकनिंग, पेशेंट अच्छे से सो पा रहा है, पेशेंट इज़ एबल टू डू द डेली एक्टिविटीज़ लाइक एक्सरसाइज, है ना, या वो सीढ़ी चढ़ पा रहा है और बिना रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी के, देन इट इज़ वेल कंट्रोल्ड एस्थमा. फॉर इमरजेंसी केयर treatment includes oxygen, nebulized quick relief medications, oral corticosteroids and potentially mechanical ventilations if life-threatening condition is there. Also at the end you have to do the patient education and monitoring, learn correct inhaler technique because कई लोग inhale तो puff तो दबाते but properly inhale नहीं कर पाते हैं. Monitor symptoms and lung functions with peak flow meters if advised, and you have to attend and ask the patient to follow up every week to adjust the plan. This is all. Thank you.